हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन बताए, इंग्लिश के क्वेश्चन बताए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, वो कह रहे थे सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में 12th फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये टॉपिक आएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब की बार हमें फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में हमें 95% प्लस लेकर आना है, यानी कि आपको मिनिमम 70 में से 65 प्लस लेकर आना है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर पास हो जाए यही बहुत है। जो कमजोर छात्र हैं वो कहेंगे सर पास ही हो जाए यही बहुत है, आप 65 प्लस कह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको प्रयास लगातार करते रहना है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है, क्योंकि मैं कितना बेटर कर सकता हूं, मेरे पास जो समय है उसमें मैं इतनी अच्छी तैयारी कर लूं ताकि मैं फिजिक्स में 70 में 65 प्लस लेकर आऊं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। ठीक है, देखिए क्लास 12 फिजिक्स 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, मैं आपको 10 टॉपिक तो बताऊंगा ही, साथ में एक टॉपिक और बताऊंगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11 टॉपिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, बस इन 11 टॉपिक को, यानी कि इन 11 प्रश्नों को पढ़ लो। मैंने आपके 12th फिजिक्स से 11 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक ढूंढे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, अब आपके पास ज्यादा टाइम है भी नहीं। ठीक है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा लेंस की क्षमता, दूसरा टॉपिक होगा क्रांतिक कोण, तीसरा टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन, इसको धा कर दीजिएगा, रेखीय आवर्धन। ये सब टॉपिक जो आपके हैं ये चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक के हैं, यानी कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से लेकर जो आपका लास्ट चैप्टर है अर्धचालक वाला चैप्टर। ठीक है, इन सब चैप्टर से ये टॉपिक मैंने लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, लेकिन चैप्टर 9 से लेकर 14 तक भी तो क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा पैशंस के साथ ध्यान से सारे टॉपिक को देखना है, और इनमें से कितने टॉपिक आपको पता है कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए चौथा देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, इसको नेत्र कर दीजिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है तो नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, पांचवा है कला संबंध स्रोत। ठीक है, ये क्या होता है, ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो टॉपिक मैं बताऊंगा ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, यानी कि ये सब थ्योरी बेस्ड हैं, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें डेरिवेशन भी होते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन मैं इसमें टॉपिक बताऊंगा। छठवां टॉपिक है कार्यफलन, 7 नंबर टॉपिक है देहली आवृत्ति, 8 नंबर टॉपिक है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, या इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं। 9 नंबर टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एएमयू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और 10 नंबर टॉपिक है अर्धचालक। ठीक है, इतने सारे टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए आराम से और स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेंगे तो ये टॉपिक आएगा, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। लेंस की क्षमता क्या होती है बताइए आप लोग।
हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, नहीं बता पाएंगे तो आप लोगों की इंसल्ट ही होगी, ठीक है। तो इसको बहुत ही इजी है और सभी को पता भी है। देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, नहीं पता तो मैं तो बताऊंगा ही। देखिए लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक D होता है। यानी कि ये तो मैंने बता दिया कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक D है। लेकिन फार्मूला क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, फार्मूला भी समझिए ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो देखिए लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होगा, देखिए इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू हमारा होगा 1/f मीटर में, ठीक है, मीटर में, क्योंकि बताया गया है कि लेंस की क्षमता जो होती है वो उसकी फोकस दूरी की मीटर में मापी गई। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, मीटर में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा लेंस की क्षमता का, इसको नोट कर लीजिए। P इक्वल टू 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की मीटर में मापी गई फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कहीं कहीं हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया रहता है, तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो इसका फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इक्वल टू 100/f, 100/f। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर आप नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे तो ऊपर 100 से आपको गुणा करना होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए 100/f सेंटीमीटर में। अगर आपको मीटर में लिखना है तो ऐसे लिखिए, सेंटीमीटर में लिखना है तो ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट छोटी छोटी चीजें आप लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। देखिए इसमें फिजिक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े, सेकंड नहीं पढ़े, डायरेक्टली 4th चैप्टर को पढ़ने लगे। देखिए इसमें आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़नी होंगी तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया, फिजिक्स ऐसी चीज है कि उसके आप थ्योरी को पढ़िए, उसको चैप्टर वाइज पढ़िए, क्योंकि एक दूसरे से चैप्टर्स इंटरकनेक्ट होते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f मीटर में, सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी दी गई है तो P इक्वल टू 100/f कर दीजिए, बस हो गया। मात्रक पता ही है डायोप्टर होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, देखिए इधर साइड में मैं लिख देता हूं, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, किससे, D से, बस हो गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल से है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत माइंड अपना यूज करना है। बाकी एग्जाम में तो आप ऐसे लिख कर आएंगे, कहेंगे सर आपने बताया था एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो ऐसा काम कीजिए, ऐसे तैयारी कीजिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें मैं उसी टॉपिक को बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक देखिए, ये डेफिनेशन है, सिर्फ परिभाषा इसका याद कर लीजिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है, बस यही 2 लाइन का डेफिनेशन याद कर लीजिए, काम हो गया, ठीक है, काम हो गया। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्रांतिक कोण आया तो ये 2 लाइन का डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे, कॉपी ले जाओ भैया नंबर, ठीक है। देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं, बस हो गया, ठीक है। 2 लाइन का डेफिनेशन है, ये भी नहीं याद हो रहा है तो क्या करोगे आगे चलकर, ठीक है। आगे तो बहुत सारी, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करोगे, नीट, यूपीएससी, किसी की तैयारी करोगे तो बहुत बड़े बड़े सिलेबस होते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आज 2 लाइन का डेफिनेशन नहीं याद होगा, कल आप उतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे। तो खुद को मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी कठिनाई आए आप उससे आसानी से लड़ सकें, ठीक है। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरण प्रकाश की चैप्टर का। पहले हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 सबके क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ध्यान से बहुत अच्छे से पैशंस के साथ देखते रहिए, ठीक है।
समझ में आया? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं? यानी कि किसी लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है उसकी परिभाषा लिखिए, या आवर्धन को हम रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर था आप में, आवर्धन क्या होता है बताइए। देखिए, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन बोलते हैं। बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है, दोनों के अनुपात को बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है, या रेखीय आवर्धन कहते हैं तथा इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप चाहे इसको रेखीय आवर्धन बोलिए और चाहे सिर्फ और सिर्फ आवर्धन बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो समझ में आ गया, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, या आप लिख सकते हैं केवल आवर्धन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम ही है यार, रेखीय आवर्धन। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम से, किससे, एम से। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ऐसे लिख देता हूं मैं, वस्तु के थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, ला मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लंबाई लिख दीजिएगा, ठीक है, अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं भैया को, ये देखिए रेखीय आवर्धन m इक्वल टू वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, यही होगा रेखीय आवर्धन। समझ में तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर सुना इससे निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो टहल घूम तो सभी लोग रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि एजुकेशन, मैंने बताया था एक डायलॉग बता रहा हूं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से या फिर जिसका प्रयोग करके आप इस पूरे संसार को बदल सकते हैं। ये हाई स्कूल और इंटर क्या चीज है, बोर्ड एग्जाम क्या चीज है, बस आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप शिक्षित हैं तभी आप अमीर हैं, ठीक है, शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स को बता रहा हूं जो थोड़ा डेफिनेशन की तरह है, यानी कि जिनकी परिभाषाएं आपको लिखनी होती हैं। देखिए क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, बताइए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। जो हमारी आंखें हैं, ये देखिए, ये जो आंखें हैं ना, इसकी एक समंजन क्षमता होती है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को 40 किलो अगर कुछ उठाना हो तो उठा लेंगे, 50 किलो उठाना हो तो भी किसी तरह उठा लेंगे। अब 70 किलो कोई दे देगा, भैया उठा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी भी एक क्षमता, अपनी भी एक कैपेसिटी है। 1 कुंटल का दे देगा तो क्या हम उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। यही 1 कुंटल का अगर किसी रेसलर को दे दिया जाए तो वो उठा लेंगे। जैसे हमारे खली है, द ग्रेट खली, ठीक है, वो सब उठा लेंगे। तो अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है। वैसे हमारे आंखों की भी कैपेसिटी है, हमारे नेत्र की भी कैपेसिटी होती है, वो कहां तक देख सकता है स्पष्ट रूप से। तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए हमारे नेत्र की भी एक फोकस दूरी होती है, ठीक है। बताइए हमारे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, कमेंट करके बताइए। हम तो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं क्या। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जहां तक हमारा नेत्र बहुत ही साफ सुथरा देख सकता है, ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब कितने लोगों को पता था, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि नेत्र की एक क्षमता होती है जिससे हमारे जो नेत्र की फोकस दूरी है
उसको उसमें परिवर्तन करके नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, इसी को हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। देखिए डेफिनेशन है, नहीं समझ में आ रहा आपको याद करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 देखिए। अब ये देखिए, ये डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा कोई मेरे पास दवा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और तुरंत याद हो जाएगा। इसको आपको सुबह उठिए, बढ़िया सुबह उठिए 4-5 बजे और इसको बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। सुबह उठ जाएंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, क्योंकि सुबह जो चीज आप पढ़ते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो सबसे ज्यादा जल्दी याद होता है, सबसे ज्यादा जल्दी आपको समझ में आता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड रिलैक्स मूड में होता है, शांत रहता है और चारों ओर शांति रहती है सुबह सुबह। ठीक है, अगर रात को आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं या 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप रात को 11 बजे तक ही पढ़ें, लेकिन सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, तरंग प्रकाश की चैप्टर का। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है, इन स्रोतों को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। हो गया, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, कुछ और चीजें हैं। दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर दो कला संबंध स्रोत हैं तो इससे हम अस्थायी यानी कि सबस्टैंड व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो कला संबंध स्रोत होते हैं, ये किसी युक्ति द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो कला संबंध स्रोत क्या होता है, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। देखिए, कलांतर नियत रहेगा, यहां पर कला, दोनों सेम है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। बस हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, साइड में हो रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको भी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझना है, ये भी तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बताइए, आप लोग जानते हो कि नहीं? जानते होगे तुम लोग, बहुत सिंपल सा है। देखिए, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। अब इतना सिंपल नहीं है कि तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यहां पर प्रकाश कर दीजिएगा, भूल गए हैं तो प्रकाश। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कुछ है नहीं, क्या कहा गया, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, बस यही लाइन याद रखना है। देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कुछ है नहीं ना, मतलब प्रकाश आया, किसी द्वारक या अवरोध से टकराया और किनारों से ऐसे मुड़ गया, बस हो गया प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल से है, इसमें तो प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बस हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये चैप्टर 11 से है। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। देखिए, जैसे देखिए, प्रकाश विद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है, बताइए आप लोग। प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है? देखिए, वह
वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। ये सामान्यतया इसको W से व्यक्त करते हैं। मतलब सिंपल सा है, मैं बता दूं, एक डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। एक देखिए ये हमारे हैं भैया, देखिए ये एक, इसको नहीं, देखिए ये आपका है एक धातु की सतह। देखिए ये एक धातु की सतह है, ठीक है। क्या है ये, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर यही डेफिनेशन समझ गए तो सब समझ जाएंगे। धातु की सतह, ठीक है। अब धातु में आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, लोहा, तांबा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन, इस धातु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही। अब क्या होता है कि एक प्रकाश यहां पर आकर गिरती है। देखिए ये प्रकाश आई और इस धातु की सतह पर गिरी, ठीक है। तो इस प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इसको हम लोग बोलेंगे कार्यफलन। यानी कि जो प्रकाश आई है इसकी वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसी को हम बोलेंगे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो चीज मैं आपको और समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश, ये क्या है, ये प्रकाश है, इसका मैं नाम दे देता हूं क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं, कई जो डेफिनेशन आगे मैं बताऊंगा वो भी इसी में मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये प्रकाश है। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं समझा दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो इस धातु की सतह से देखिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए मैं यहीं पर समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, तो इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर दो चीज और समझ लीजिए। देखिए कार्यफलन तो हमने समझ लिया, आपतित प्रकाश, जो प्रकाश यहां पर आकर गिरी है इसकी वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो ये प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होगा। अभी यहां पर आपसे पूछा जाए देहली आवृत्ति क्या होता है, तब क्या कहेंगे। तो सिंपल सा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होगा। मतलब एक ही टॉपिक से कई डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो एक ही चित्र से मैंने चार डेफिनेशन आपको बता दिया और अभी ये चारों टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये समझिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब दूसरी चीज कार्यफलन क्या होता है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उस वह क्या कहलाएगा, कार्यफलन कहलाएगा। अब देहली आवृत्ति क्या होता है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, तो इसे हम लोग बोलेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। बस हो गया, एक ही चित्र से चार डेफिनेशन। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होगा। देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतया इसको W से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा W इक्वल टू होगा H म्यू नॉट। ये फॉर्मूला होगा कार्यफलन का। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो कहेंगे सर H क्या है। तो देखिए H है प्लांक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, प्लांक नियतांक, ठीक है। अब बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट कहेंगे सर म्यू नॉट क्या है। तो म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, जो मैंने अभी आपको बताया था, देहली आवृत्ति,
देहली आवृत्ति। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, जो हमारा आवृत्ति होता है या देहली आवृत्ति होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा नॉट, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा आपने सुना होगा। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है, लैम्डा नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू, देखिए किसके जगह पर, हम म्यू नॉट के जगह पर सी अपान लैम्डा नॉट रख देंगे, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये देखिए ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, W इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा नॉट, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H है प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, C है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो नोट तो कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए वही टॉपिक जो मैंने आपको कहा था कि आएगा जरूर से, वही आ गया। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था आपको, देखिए वही चीज आया, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु से, यहाँ पर धातु के पृष्ठ से, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी धातु मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या महत्व है। तो देहली आवृत्ति को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने बताया था आपतित प्रकाश, जो प्रकाश आकर धातु की सतह पर गिरा था, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। वही लिखा है, देखिए देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु के पृष्ठ से, यहां पर लिख दीजिएगा, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको हटा दीजिए, म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है। अगर मान लीजिए देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति है। ठीक है, तो यही इसकी महत्व है। बस ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए अब ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि सिंपल सा है, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हो गया, सिंपल सा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखिए, इसको भी समझ लीजिए। देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। यानी कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या है, मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। देखिए आपने नाभिक का नाम सुना होगा, मूल कण बहुत सारे होते हैं, परमाणु होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अतः इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हम एक बहुत छोटा मात्रक लेते हैं, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, AMU। यानी कि जो ये मूल कण होते हैं, नाभिक होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उन्हीं को व्यक्त किया जाता है AMU से। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर एक चीज और पूछा गया है आपसे कि इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो चलिए व्यक्त करते हैं। देखिए एक AMU कितना होता है, एक AMU, इसको फिर से मैं लिख देता हूं। देखिए एक AMU इक्वल टू कितना होगा, देखिए अगर यहां पर किलोग्राम में बदलेंगे हम, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1.66। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है,
27 किलोग्राम। ठीक है, अगर एक एएमयू की वैल्यू किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.66 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम होगा। अगर एक एमईबी की वैल्यू एमईबी में व्यक्त करेंगे, एक एएमयू की वैल्यू अगर एमईबी में व्यक्त करेंगे तो लगभग 931 एमईबी होगा, 931 एमईवी। ठीक है, ये होगा। तो इसकी एएमयू की जो वैल्यू है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, ठीक है, वो किलोग्राम में इतना होगा और एमईबी में इतना होगा। दोनों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या किसी भी टॉपिक में ये काम आ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है। देखिए क्या है, अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। बताइए अर्धचालक क्या होते हैं, व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स एंड राइट अ नेम ऑफ सेमीकंडक्टर। आपको किसी एक अर्धचालक का नाम भी लिखना है। क्या होता है अर्धचालक, देखिए वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि बीच में पड़ जाते हैं, चालकों से कम इनकी चालकता होगी लेकिन अचालकों से ज्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे अर्धचालक। बीच में पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे 3 भाई हैं, एक सबसे बड़ा है एक सबसे छोटा है, हम बीच में हैं। ठीक है, तो ऐसे ये भी है अर्धचालक भी। वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से, परंतु कर दीजिएगा, परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर अर्धचालक का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अर्धचालक के कौन कौन से हैं, देखिए आप लिख सकते हैं जर्मेनियम लिख सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन लिख सकते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, ये सब आपके अर्धचालक होते हैं, यानी कि इनकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है। ठीक है, ये होंगे अर्धचालक। हो गया, समझ में आ गया। तो यही 11 टॉपिक थे जो आपके फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टॉपिक थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक मैंने इसमें बताए इसको पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।